ठीक है, and the first value of the R is equal to 0.0821 liter atmosphere per mole and per Kelvin. देखो बेटा, per mole and the per Kelvin are same, and liter atmosphere, you know the work done is having the form of P into V. जब आपके पास एक्सपेंशन या कंप्रेशन वर्क होता है, और इन द अनदर वर्ड्स वी कैन से कि जब आपके पास पीवी वर्क डन होता है, गैसियस सिस्टम है, तो वर्क डन में एटमॉस्फेयर लीटर यूनिट होगा। और अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं भी जूल की जगह एटमॉस्फेयर लीटर नजर आए, मतलब एग्जामिनर ने कुछ ऐसा लिखा हो कि दिस मच एक्सटर्नल प्रेशर इज देयर और वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, तो आपको आर की जो वैल्यू यूज करनी है दैट इज 0.0821, और एटमॉस्फेयर लीटर का इसमें ध्यान रखना है। एंड दिस वैल्यू इज 0.083 व्हेन यू आर यूजिंग इट लीटर बार। ठीक है, rest is same per mole and per Kelvin. And then is a most used 8.314. This value you have to use beta joule per mole per Kelvin will again remain same, but इस time जो आपके पास unit होगा work का that is the joule. ठीक है, तो जूल के केस में व्हाट द वैल्यू यू आर गोइंग टू यूज 8.314। और यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखोगे, व्हाट इज दैट थिंग कि यहाँ पे अगर आपको किलो जूल क्वेश्चन में कहीं पे नजर आ रहा है या तो आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे करेंगे जूल को किलो जूल में कन्वर्ट? 1 जूल 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 raised to -4 जूल। 4 तो नहीं होगा ना, 3 होगा ना। 1 किलो जूल इज 10⁻³ जूल, और जूल है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लोगे। Otherwise 8.314 into 10 raised to power, this is a 4 only, into 10 raised to power 7। बेटा ये डाटा आप यूज करोगे जब आपके पास अर्ग होगा। सबको पता है ना 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ग्स। तो अगर आपके पास वर्क का, देखो सब में वर्क का यूनिट चेंज हो रहा है, एनर्जी का यूनिट चेंज हो रहा है, वर्क एंड द एनर्जी आर हैविंग द वन एंड द सेम यूनिट, अर्ग पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और लास्ट वन इज 1.987, या इसको अप्रोक्सीमेटली कई बार एग्जामिनर बोल ही देता है कि 2 कैलोरीज यूज कर लो, 2 कैलोरीज पर मोल एंड पर केल्विन। इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यूज यूज होती हैं वो एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये 3 वैल्यू सब बच्चों को समझ में आनी चाहिए, और इनके यूनिट भी समझ में आने चाहिए कि 0.0821 वी आर यूजिंग जब हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो, और जूल की जगह पे एटमॉस्फेयर लीटर हो। एटमॉस्फेयर लीटर कैसे होगा? प्रेशर का कुछ वैल्यू दिया होगा और वॉल्यूम चेंज मेंशन कर सकता है। और अगर हमारे पास वर्क का यूनिट जूल है तो 8.314, और अगर कैलोरीज दिया हुआ है तो दिस इज अ 2। तो इज दैट क्लियर? कर लोगे बेटा इसको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The next law is a Graham's law. This is a Graham's law of diffusion of gases. Law of diffusion of gases. बेटा what is the meaning of diffusion? यहाँ पे इस चैप्टर में जो मेन मीनिंग होगा ये है इंटरमिक्सिंग। हाँ जी, मिक्सिंग। दिस इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, दिस इज अ मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ गैस। बेटा जब भी मैं यहाँ पे रेट बोल रही हूँ ना, इसका मीनिंग है स्पीड। हियर दिस इज स्पीड, स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलो। The rate of the diffusion of the gases is inversely proportional to square root of density. Proportional to square root of density. रूट ऑफ डेंसिटी। इसका क्या मीनिंग हुआ कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी सभी को पता है कि दिस इज अ सिंबल, रो इज व्हाट?
Rho is the density of the gas, beta. This is called as a density of the gas. Okay. And density क्या होता है? Density everybody knows is the mass per unit volume. तो अगर मैं दो gases की बात करूं तो I can say like this कि R1 will be inversely proportional to the ρ1 and R2 would be inversely proportional to the ρ2. और अगर इन दोनों इक्वेशन से आप लो तो आप लिख सकते हो R1 by R2 is proportional to ρ2 by ρ1. ठीक है बेटा. डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था? डेंसिटी क्या होती है? मास पर वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दिस इज m2 by m1. तो मास की सेंस में भी आप इसको लिख सकते हो. दिस इज कॉल्ड एज अ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस. ओके. अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ. इसका मीनिंग ये कि अभी तक जितने भी लॉज पढ़ रहे हैं या जो भी हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट पढ़े, दीज ऑल आर एप्लीकेबल टू द आइडियल गैसेस ओनली बेटा. ये सब आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल हैं. और इसका ये मीनिंग हुआ कि जो गैसेस का मिक्सिंग का रेट है, वैसे तो आप ये मान के चल रहे हो कि आइडियल गैसेस में कोई भी फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. उनमें ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, कोई भी फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन उसमें नहीं है. ठीक है. तो वो कह रहा है कि रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे गैस की डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका दूसरे के साथ मिक्स होने का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. ठीक है. वो ऑब्वियस ही है, जितना जितना डेंसिटी ज्यादा होगी उतना उतना उसका मूवमेंट का रेट, उसका दूसरे में मिक्स होने का रेट ऑब्वियसली कम होगा. और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास के, तो इसको रेट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भी बोला जा सकता है. तो नेक्स्ट लॉ है दैट इज कॉल्ड एज अ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ डाल्टन्स लॉ ऑफ partial pressure. Partial pressure. Now what does this Dalton's law of partial pressure states? पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, इसके स्टेटमेंट क्या है, फिर इसको इलेबोरेट करेंगे. ये लॉ कहता है द टोटल प्रेशर exerted by mixture of two or the more non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure of, या आप ऐसे बोलो, sum of the partial pressure of each gas. Let's shift the slide. Of each gas that it would exert if it is present alone in the vessel. अब मैं ना आपको इसको थोड़ा थोड़ा करके डेफिनेशन को पढ़ के, आई विल ब्रेक दिस डेफिनेशन एंड देन by breaking it up into the smaller portion, then I will explain the meaning. Wait, मैंने क्या लिखा? पहली बात तो गैसेस आप क्या ले रहे हो? मिक्सचर ऑफ द नॉन रिएक्टिंग गैसेस, है ना. वो कह रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस मान लो मैंने आपको दे दी सारी नोबल गैसेस, या किसी भी नोबल गैसेस का दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया, जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम. अब सभी को पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम मिक्स होकर कुछ नया नहीं बना रही है, ठीक है ना, या हीलियम और नियॉन में मिक्सिंग के बाद कुछ भी नई गैस नहीं बन रही है. तो वो कह रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा
आपके पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस है जिनका आपस में कुछ रिएक्शन नहीं होता, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि अगर उनका प्रेशर कैलकुलेट किया जाए ना, तो मान लो पहले हमने ए बी सी डी चारों गैसेस को अलग अलग वेसल में रख दिया, उसके बाद हमने नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक ही कंटेनर में डाल दिया, तो अलग अलग रखने पे उनका जितना प्रेशर था उसको सम करें और एक ही वेसल में उसको अगर मिक्स करके रख दिया उसका प्रेशर देखें, तो दोनों प्रेशर सेम होंगे। ठीक है, प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सब बच्चों को पता है कि अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस है तो उनमें कोई भी फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अगर उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती तो इसका मतलब है गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को नहीं छोड़ते और प्रेशर कम आता। अगर उनमें फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होती तो प्रेशर पहले से ज्यादा आता। तो अब उनमें कोई भी फोर्सेस नहीं है, तो इसका मतलब है जैसे वो नॉन आइडियल स्टेट में, आइडियल स्टेट में पहले थी नॉन रिएक्टिंग स्टेट में, वो अभी भी कंटेनर में जाने के पास भी वैसी ही है, उनमें कौन सा रिएक्शन होना है कोई। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो चाहे एक ही कंटेनर में उनको मिक्स कर लो, चाहे आप अलग अलग कंटेनर में रख लो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस गैस। मैं थोड़ा सा ना इसको आपको डायग्रामेटिकली भी समझा देती हूँ। मान लो मैंने 3 गैसेस ली हैं बेटा, पहले इस कंटेनर में एक गैस है और इस गैस का नाम है बच्चों ए गैस। उस फिर बाद में एक नेक्स्ट कंटेनर में गैस है जिस गैस का नाम है बी गैस। ठीक है, अब एक थर्ड गैस ले ली, इस गैस का नाम है बेटा जी सी गैस। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर दोगे आप कि ए बी सी कैसी हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, इनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, दीज आर द नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अब क्या किया हमने, इन तीनों को मिक्स करके किसी एक कंटेनर में डाल दिया, पहले इनके बीच में स्लिट्स रख दी। ठीक है, ये स्लिट है, या चलो मैं मिक्स ही कर देती हूँ इनको, ये ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। दीज आर द 3 गैसेस दैट वी हैड मिक्स्ड। ठीक है, इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब इनका जो प्रेशर था, लेट अस सपोज दैट ये जब पहले कंटेनर में थी तो इसने प्रेशर एक्सर्ट करा P1, इसने प्रेशर एक्सर्ट करा P2, इसने प्रेशर एक्सर्ट करा P3 और इसने प्रेशर एक्सर्ट करा कैपिटल P। तो इस लॉ का ये कहना है, मतलब अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, ये कहना है इस लॉ का कि अगर गैसेस में कोई रिएक्शन नहीं होता है तो ये जो टोटल प्रेशर P है ये क्या होगा, ये P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। ठीक है ना, मतलब इनमें कोई भी रिएक्शन अगर नहीं हो रहा है तो सभी का पार्शियल प्रेशर, इसको P टोटल लिख देते हैं। आपको पता भी होगा, आई थिंक आपने जब 12th क्लास में जब आप कर रहे हो अभी, तो आप आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हो ना, राउल्स लॉ पढ़ते हो, पढ़ते हो ना यस वहां मैम। पार्शियल अप्लाई करते हो ना बेटा। जहाँ भी मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम करवाया वहां पे भी तो मैंने डाल्टन्स लॉ करवाया था कि पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, मोल फ्रैक्शन निकाल लो, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इनटू द पार्शियल प्रेशर। शायद आपको याद होगा, प्रेशर हो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। सॉरी, किया था ना अभी ये? याद है आपको कि नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं। तो ये प्रेशर हो गया। अगर मैं ये एक इक्वेशन लिख दूं, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, बच्चा मैं इसमें डैश 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 भी दे रही हूँ। डैश 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 का ये मीनिंग हो गया कि और भी अगर गैसेस हैं तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, बाकी हमें पता है कि दिस इज अ एक इक्वेशन है ना हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, तो उसको हम इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू N1, ये इसका कंसिक्वेंस ही आएगा डाल्टन्स लॉ का ना, ये P टोटल है, ये हमने क्या लिखा है, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, दिस इज द डाल्टन्स लॉ। अब PV इज इक्वल टू NRT होता है, अब N की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस, अगर 3 गैसेस हैं तो मल्टीप्लाइड बाय RT। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर द गैसियस मिक्सचर। पहले किसके लिए थी, एक गैस के लिए थी ना, अब ये गैसियस मिक्सचर के लिए, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर, ठीक है। इसमें आप दिस इज अ लॉ दैट इज कॉल्ड एज अ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, बाकी इसकी जो फॉर्म आप यूज कर रहे हो न्यूमेरिकल्स में या काफी जगह पे, वो आपने मेरे ख्याल से केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी की थी, जहां पे मैंने आपको केपी निकालने वाला फॉर्मूला बताया था। तो इसकी आप ये फॉर्मेट यूज करोगे कि यू कैन से द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is equal to the mole fraction of that component
मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। ये टोटल प्रेशर वही है जो इक्विलिब्रियम प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर है। तो इन द अनदर वर्ड्स आई मीन टू से ये सब इसी का कॉन्सिक्वेंस है कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन, इससे ये आया। तो ये आपको न्यूमेरिकल में यूज होगी। दिस इज अ थर्ड वन जिसको मैंने स्टार मार्क किया, तो ध्यान रखना जब ये आएगा। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस तो मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके पोस्टुलेट करवा दिए हैं। एक कुछ फॉर्मूलाज हैं और इसके जो हम डिराइव नहीं करेंगे, सीधे लिख लेंगे, क्योंकि अगर उसका न्यूमेरिकल आता है या उसके बारे में कुछ भी पॉइंट आता है तो यू पीपल कैन सॉल्व देम। ये है आपके कुछ काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं। ये काइनेटिक थ्योरी फॉर्मूलाज ही लिख देती हूँ मैं इसको। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पोस्टुलेट था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यस और नो बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. कॉरेस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन आपके पास आती है, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू 3/2 RT। वो हमें पता है कि देखो इसमें R भी कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और अगर यही एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल लेनी हो, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए लेनी हो पर मॉलिक्यूल, तो आप क्या करोगे इसको, तो वैल्यू बन जाएगी 3/2 K इंटू टी। तो ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लोगे कि मोल के लिए क्या होगा और मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे K क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं R बाय एवोगैड्रो नंबर। तो दिस इज इक्वल टू R बाय एवोगैड्रो नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एक तो ये इक्वेशन याद रखेंगे सब बच्चे। तो ये नोट हो गया आपका? कैन आई शिफ्ट द स्लाइड? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक गैस इक्वेशन। जो अब मैं इक्वेशन लिखूंगी, ये आपको डिराइव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन इजीली कैरी फॉरवर्ड विद देम। काइनेटिक गैस इक्वेशन लॉ से ही बन जाती है ये, पी वी, या आप बोल दो ऐसे कि इससे सारे लॉ डिराइव हो जाते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/u²। ठीक है, u या v²। ठीक है, अब इसमें u का क्या मीनिंग है वो भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसको मैं 3 को दोबारा लिख देते हैं, गैस को भी थोड़ा सा ढंग से लिख लें बेटा। जब मैं ये इक्वल डाल के n डालू तो इसका मतलब इक्वेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज अ 1/3 mn/u²। और यहाँ पे u का क्या मीनिंग है? हियर द u इज रिप्रेजेंटिंग एज अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एज अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की भी वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी आपको डायरेक्टली लर्न करनी है, √3RT/m। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, 3RT/m। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके जी, तो ये आपके कुछ फॉर्मूलाज हो गए। फिर से मैं प्रीवियस स्लाइड से एक बार दिखा देती हूँ। काइनेटिक थ्योरी के फॉर्मूलाज में है पहले तो काइनेटिक एनर्जी का 3/2 RT, बट अगर उसने पर मॉलिक्यूल के लिए पूछ लिया, मोल के लिए नहीं पूछा, तो आप 3/2 KT करोगे। उसमें मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को n से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक मोल में कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो n से डिवाइड कर दोगे तो उसमें R/n0 लिखने की बजाय आप K लिख लोगे। K क्या है आपके पास? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अच्छा चलो, मैं आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यहाँ पे वैल्यू भी लिख देती हूँ। सब्स्टिट्यूट करनी हो तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23। दिस इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 यूनिट क्या रहेगा बेटा? आर का यूनिट तो सब बच्चों को आता है, जूल पर केल्विन एंड पर मोल, वही यूनिट होगा। n0 इज अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इफ यू वांट टू यूज दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में एक काइनेटिक गैस इक्वेशन भी है इस पर्टिकुलर
थ्योरी में, दैट इज पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn(u²). इस इक्वेशन को यूज करके आप कोई भी लॉ डिराइव कर सकते हो। वो तब आपको करवाया जाता है जब ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होता। तो अभी तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो दिस इज अ फॉर्मूला ओनली दैट वी विल यूज। अब इस इक्वेशन में पूछ सकता है कि u क्या है, तो u है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होगा? अच्छा, इसका मीनिंग भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलो मैं आपको सारी वेलोसिटीज पढ़ा देती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज। तो नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, वेलोसिटीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। रिगार्डिंग द वेलोसिटीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, सबसे पहली वेलोसिटी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? हम अल्फा लिखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट दिस वेलोसिटी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का की डेफिनेशन क्या है बेटा? इट इज द वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी possessed by maximum fraction of the molecules, possessed by the maximum fraction of the molecules, maximum fraction of gas molecules at a particular temperature, gas molecules at the particular temperature। देखो इसका मीनिंग क्या है मोस्ट प्रोबेबल का? गैस के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कितनी वेलोसिटी से मूव करते हैं, वो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसको ना आप एक क्लास और एक स्टूडेंट की तरह मानो, स्टूडेंट्स के मार्क्स की से इसको रिलेट करते हैं। चलो नाउ लेट अस सपोज दैट हमारी ये क्लास है और उस क्लास में हमें कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, जस्ट करना है। This is a, you can relate it like just we can say, मान लो किसी क्लास में हमने देखना है कि 90 to 95% के बीच में कितने स्टूडेंट स्कोर करने हैं। एक ब्रैकेट हो गई है। सेकंड ब्रैकेट हो गई कि 30 to 40% के बीच में कितने स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं। और थर्ड ब्रैकेट हो गई जिसमें आपका आ गया 45% to 70% की ब्रैकेट। चलो मैं इसका गैप भी सेम कर देती हूँ, 10-10 का गैप कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं 85 to 95, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम 60 to 70 की ब्रैकेट। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, किसी भी क्लास में जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, बहुत कम मार्क्स ऑब्टेन करते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स किसी क्लास में, जिसको आप मीडियोकर कैटेगरी बोलते हो, एक एवरेज सी कैटेगरी बोलते हो, वो होते हैं जो बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। तो दैट मीन्स एक ऐसी ब्रैकेट में फॉल करते हैं जो मैंने 60 to 70 रखी है। तो ऐसे ही बोला गया था कि गैस के सारे मॉलिक्यूल्स बहुत हाई वेलोसिटी से भी नहीं मूव करते, बहुत लो वेलोसिटी से भी नहीं मूव करते। या आप इसको अल्टरनेट वे में कैसे बोल सकते हो कि बहुत हाई वेलोसिटी से और बहुत लो वेलोसिटी से मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम कैटेगरी में मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो आपके एक एवरेज सी वेलोसिटी एक्वायर करते हैं। तो जिसको मैं एवरेज वर्ड यूज कर रही हूँ, वहां यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसको मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ओबे कर रहे हैं। तो अगर एक क्लास में हम बोल लें कि 5 बच्चे वो हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, 5 से 10 बच्चे वो हैं जो बहुत बेकार जिसके मार्क्स आ रहे हैं, और बाकी पूरी की पूरी क्लास जो है वो जितने मार्क्स ला रही है वो मोस्ट प्रोबेबल है। तो इज दैट क्लियर? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हुई? दैट मीन्स velocity which is possessed by the maximum fraction of the molecules, ठीक है। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो वेलोसिटी को ओबे करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बेटा वैल्यू, जैसे कि हमने एग्जांपल से भी लिया, ना तो बहुत हाई होती है और ना ही बहुत लो होती है। और इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, और ये इतना इजी टॉपिक है कि कई बार क्या होता है कि ये डायरेक्ट आपको आ जाएगा टिक लगाना कि इसमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी होती है, ठीक है।
तो अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2RT/m। यहाँ पे m बेटा मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो अगर किसी गैस के बारे में कंपैरिजन पूछ लेगा ना, मान लो किसी गैस का उसने बोल दिया कि ये दो गैसेस हैं, इसकी आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को कंपेयर करो, तो आप याद रखना रूट ऑफ m से इनवर्सली रिलेट करती है 2RT/m। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Now shift the slide. The next is the average velocity. The next is the average velocity. Now what is this average velocity? देखो, as it is clear from the name, we have to take the average of the velocities possessed by the molecule. तो इसकी definition ही ये है कि this is average of different, this is the average of different velocities of all the molecules। ठीक है, इसको मैं एक आपको एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। जैसे लेट अस सपोज दैट कि गैस के जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, सारे मॉलिक्यूल एवरीबॉडी नोज की सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करते हैं। तो लेट अस सपोज दैट कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो V1, V2, V3 और अप टू Vn, ये डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हैं। लेट दिस V1, V2, V3 अप टू Vn बी द different velocities of different molecules। ठीक है, these are the different velocities of the different molecules। different n लिख देते हैं ना, क्योंकि n तक हमने नंबर लिया है। तो बेटा इसका n देखो कैसे एवरेज निकालते हैं। एवरेज में क्या करेंगे? एवरेज में वी आर गोइंग टू ऐड देम अप, V1, V2, V3 प्लस अप टू Vn डिवाइडेड बाय देयर नंबर। ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज योर एवरेज वेलोसिटी। तो ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और इसका जो कंप्यूटेशन किया गया, एवरेज वेलोसिटी को v से लिखा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को अल्फा से लिखा जाता है। ठीक है, तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी जो वैल्यू देखी गई वो थी 8RT/πm। चेक करो बेटा लास्ट वाले एक्सप्रेशन में क्या था। लास्ट वाले एक्सप्रेशन में था 2RT/m अंडर द रूट, यहाँ पे है 8RT/πm। ठीक है, सिंपली यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज एंड द लास्ट टाइप ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का यूज हमने अभी किस इक्वेशन में किया था? कैन एनीबॉडी टेल? काइनेटिक, हाँ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, यस काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस इक्वेशन में किया था, जो अपने पास थी 1/3 mn/u²। ठीक है, u से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया बेटा आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी? देखो, इसको समझने के लिए ना इसकी डेफिनेशन को पीछे से बनाना शुरू कर दो। सबसे पीछे क्या लिखा है? स्क्वायर लिखा है, यानी कि अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फिर से V1, V2, V3, Vn वेलोसिटी से मूव करें तो सब वेलोसिटीज का स्क्वायर कर दो। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों? उसके बाद मीन लिखा है, तो इनका स्क्वायर लेके उसके बाद मीन कर दो, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो दिस इज आंसर। ठीक है ना, तो डेफिनेशन ऐसे ही बनाएंगे कि इट इज द square root of, it is the square root of mean of squares of different velocities of the molecules, different velocities of the molecules। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्क्वायर रूट है, इट इज अ स्क्वायर। पहली बात तो स्क्वायर रूट है किसका? स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर मीन ऑफ द स्क्वायर्स। पहले डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज का स्क्वायर किया, फिर उसका मीन लिया, फिर उसका आपके पास स्क्वायर रूट ले लोगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। चलो इसको बना के एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। लेट्स चेक आउट द एक्सप्रेशन फॉर इट। फिर से लिखेंगे इसको कि लेट V1, V2, V3 up to Vn be the
different velocities of n molecules, ठीक है, of gas। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आ जाएगा vn स्क्वायर। और पहले हमने कर लिया इसका स्क्वायर, स्क्वायर के बाद मीन लेना है, तो मैंने सबका प्लस ऑलरेडी ले लिया है, डिवाइडेड बाय n कर लेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट। तो ये है आपकी u यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और जब कैलकुलेट किया गया तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन से आंसर आया 3RT/m। इसमें मैं आपको एक प्रीवियस ईयर भी बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर में इसकी रेशो पूछ लेता है, कई बार पूछी गई है, या फिर इसका रिलेशनशिप पूछ लेता है कि इनका कंपैरिजन बताओ। जैसे अगर अल्फा इज टू वी इज टू यू इसकी रेशो पूछ ले तो दिस इज 1:1.128 is to 1.1224। तो दिस इज अ रेशियो। इसमें ये वाला पोर्शन क्या है, मतलब अगर हम अल्फा क्या था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसको 1 मान ले तो उसके कंपैरिजन में ये 1.128 है और उसके कंपैरिजन में ये 1.224 है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और इससे क्वेश्चन क्या आता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन लगता है, या तो आपका एक्सप्रेशन मैच करवा लेगा कि कौन किसके साथ जाएगा, या इसमें आपको पूछ लेगा कि 2 डिफरेंट गैसेज हैं, उनके मोलर मास ऐसे ऐसे हैं तो उसके लिए क्या रेशो होगी, या आपको तीनों का रिलेशनशिप पूछ लेगा। ठीक है, तो इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. चलो, नाउ वी हैव डन विद द आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर में इतना ही काम है। आइडियल बिहेवियर में बेटा सबसे पहले आती है आपके पास इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन थी? पहले थ्योरी आती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थ्योरी, जिसके बेस पे इक्वेशन बन जाती है PV = m1/3 MnU² वाली। फिर उसके बाद गैस लॉज आते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इसका काम आइडियल गैस इक्वेशन का। आइडियल गैस इक्वेशन में जो आपका न्यूमेरिकल आता है वो भी सीधा था, कि मैंने गेल-लुशैक लॉ नहीं करवाया है। गेल-लुशैक लॉ कुछ भी नहीं है, वो P और TV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, दिस इज गेल-लुशैक, आप मिला के भी निकाल सकते हो इसको। दैट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एक ब्रैकेट में अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, मतलब P1/T1 = P2/T2 भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे ना मैं आपको एक थोड़ा सा कन्वर्जन फैक्टर्स बता देती हूँ। कई बार सारा न्यूमेरिकल हमें आता होता है, कन्वर्जन फैक्टर नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ तक हो गया बेटा, स्लाइड करूँ शिफ्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आइडियल बिहेवियर डालना है। ये मैं आपको कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स बता रही हूँ, तो एक जगह पे आपके पास नोट डाउन होंगे तो पेपर में आपको आसानी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, किसको कैसे कन्वर्ट करना है, देखो हमारे पास PV और T है ना इस चैप्टर में, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इन्हीं के साथ रिलेटेड हमें कन्वर्जन फैक्टर्स करते हैं। और सबसे पहले हम वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है जी, वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का क्या यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। ठीक है, तो इसको L लिख देते हैं, 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बेटा? 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं। तो इससे आपको क्या क्लू मिल गया? इससे आपको क्लू मिल गया कि 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब सेम होता है। ठीक है, और इस सारी क्वांटिटी को 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। तो इससे तुम्हें एक क्लू मिल गया, और वो क्लू क्या मिल गया कि 1 लीटर अगर लिखा हो या 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा हो तो वो दोनों भी सेम है। ठीक है, और लास्ट इसका कन्वर्जन क्या है? लास्ट इसका कन्वर्जन है 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लीटर एंड द मीटर क्यूब, दैट इज इट इज 10⁻³ यानी कि 1000 लीटर मिलाओगे तो आपके पास बनेगा 1 मीटर क्यूब। 1000 मिलीलीटर मिलाओगे तो आपके पास 1 लीटर बनेगा, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिलाओगे तो लीटर बनेगा। तो ये बहुत इजी कन्वर्जन है। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ml एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब आर सेम, एंड दिस इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, तो लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम हो गए। तो देखो 1000 का रिलेशनशिप है हर बार। ठीक है, तो मीटर क्यूब और बड़ा फैक्टर है, 1 मीटर क्यूब के बराबर किसके बराबर हो गया? वो 10⁻³ लीटर के बराबर हो गया, यानी कि 1000 लीटर के बराबर।
तो वॉल्यूम का कन्वर्जन क्लियर है या और बताऊं इसमें कैसे कैसे कन्वर्ट करना है? इस लाइन से क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद है प्रेशर का कन्वर्जन। कोई भी इंटर कन्वर्जन पेपर में आए, कई बार क्या होता है, देखो करना क्या है, चार आपके पास होंगे P1 P2 V1 V2 या कोई भी आपके पास दो दो का इक्वेशन बनता होगा। एवरीबडी नोज दैट किसी भी न्यूमेरिकल में अगर तीन क्वांटिटीज गिवन है, फोर्थ अननोन आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब P1 दिया हुआ है कोई और यूनिट में, अननोन प्रेशर किसी और यूनिट में पूछा, देन यू मस्ट नो द कन्वर्जन फॉर्मूला। अब प्रेशर में सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर। ये होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये सबसे ज्यादा फेमस यूनिट है इसका। या ये होता है 760 टॉर्शर। तो इससे ये भी बात क्लियर हो गई, 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 1 टॉर्शर बराबर होते हैं। ये होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। या यही फैक्टर होता है 101.325, ये तो मैंने आपको किलो पास्कल आ गया यहाँ पे, या 101.325 पास्कल आ गया, किलो हटा दिया मैंने, या 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो पहले वाली लाइन तो बहुत इजी है, 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा और ये इतना ही टॉर्चर होगा। और अगर आपको वो तो आपको पता ही है कि मिलीमीटर ऑफ मर्करी को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 76 होगा, ठीक है। बाकी 101.325 किलो पास्कल, किलो को हटा दोगे तो नॉर्मल पास्कल आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, एंड दिस इज अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से इसका SI या MKS यूनिट बन गया, ठीक है। बार में भी लिख देती हूँ कहीं चाहिए होगा तो दिस फर्दर इज इक्वल टू 1.01325 बार, ठीक है। यानी कि 1 बार इज 10⁵ पास्कल होता है एक्चुअली में। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यूनिट हो गया। टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, टेम्परेचर का आपको आता है। देखो टेम्परेचर का कन्वर्जन फैक्टर क्या है, टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल, ये थर्ड है, टेम्परेचर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। बेटा जी टेम्परेचर इन द केल्विन क्या होगा, टेम्परेचर इन द डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, है ना। किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 273 की टर्म ऐड कर दोगे तो वो टेम्परेचर किस में बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। तो दिस इज वेरी इजी। तो फिर से मैं एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा देती हूँ, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। तो जब भी आपका आइडियल स्टेट से न्यूमेरिकल आएगा तो आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। And अच्छा, what is the name of the instrument which is used to measure the pressure of the gas? Pressure of the gas. Barometer. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आने वाला क्वेश्चन है। प्रेशर ऑफ द गैस में ये वैसे ना ऐसा क्वेश्चन उसमें नीट में ज्यादा आता है, जेई में इस चैप्टर में से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और आपको बहुत बहुत अच्छे होना पड़ेगा कैलकुलेशन, मैथ्स पढ़ते तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रेशर ऑफ द गैस मेजर होता है बेटे मैनोमीटर में, अच्छा खासा मैथ्स करवाता है फिर वो आपसे, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो ज्यादा नीट में पूछता है। चलो बस इससे आइडियल बिहेवियर तो आपका कंप्लीटली डन है। अब नॉन आइडियल बिहेवियर पे शिफ्ट करते हैं, और नॉन आइडियल बिहेवियर जो आपका है उसको हम नॉन आइडियल कम बोलते हैं, रियल ज्यादा बोलते हैं। तो चलें फिर बेटा, करें प्रोसीड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको हम बोलेंगे टॉपिक को डेविएशन, नॉट डेरिवेशन, डेविएशन। Deviation from the ideal behavior, ideal behavior। डेविएशन का मतलब सब बच्चे समझते हैं ना, हट जाना, Yes, ma'am. थोड़ा डेविएट हो जाना। तो बेटा डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से कुछ गेसेस अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाती हैं। तो पहले तो मैं आपको कॉज ही बता देती हूँ, है ना। कॉज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब थ्योरी बताई थी, फिर भी एक बार इनलिस्ट कर देते हैं। कॉज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर। अब बच्चा जी क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर?
बेसिकली व्हाट हैपेंड इज जी की जो आइडियल बिहेवियर डिफाइन ही हुआ है ना, दैट आइडियल बिहेवियर इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। और उन पोस्टुलेट से आपके पास काइनेटिक गैस इक्वेशन बनी, काइनेटिक गैस इक्वेशन से आपके पास सारे गैस लॉज बने। तो अब क्या है, व्हाट इज द रीजन कि टू पोस्टुलेट्स जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में है, दो जो एजम्पशन है वो हर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और वो जो आपकी रॉन्गली सेड एजम्पशंस हैं उनके कारण आपका जो आइडियल बिहेवियर था वो वैसा नहीं था, मतलब वॉट एवर द पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज प्रिडिक्टिंग, उससे कुछ थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर आ रहा था। तो कॉज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर इज द टू postulates stated in kinetic molecular theory of gas. Kinetic molecular theory of gas. Okay. And these two postulates are, the first one is the volume occupied by the one molecule of gas. The volume occupied by one molecule of gas can be neglected in comparison to total volume. This is our first postulate. And what was the second postulate, beta? The second postulate is that there is not force of interaction. हाँ जी बिल्कुल, any forces of interactions present between the molecules of gases. Present between the molecules of gas. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि these postulates does not hold good at high pressure and low temperature. तो इसलिए गैसेस अपनी बिहेवियर से डेविएट हो गई। तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि ये जो आपकी पीवी है इक्वल टू एन आर टी, जिसको आप लिखते हो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो बेसिकली ओके, वेट अ मिनट, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी वैलिड नहीं रही हर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी के साथ मैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, जिसको मैं Z के नाम से रिप्रेजेंट करूंगी और उसके हिसाब से गैसेस का बिहेवियर देंगे। नाउ कैन आई शिफ्ट द स्लाइड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो PV is equal to Z into nRT we are having. Now PV by nRT, this is equal to Z. Now what is Z? Z here is called as a compressibility factor. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, देखो गैसेस कंप्रेस हो सकती हैं, कंप्रेस होंगी जब हाई प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, हाई प्रेशर से कंप्रेस ही तो होगा। तो कंप्रेस होंगी तो पास आएंगे तो कुछ फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन तो उसमें जरूर अराइज होंगी, ठीक है ना। तो Z is called as a compressibility factor. Now this compressibility factor is going to decide whether the gas is real or not, real or ideal you will say. तो हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं कि अगर बेटा हमारे पास है आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के केस में Z की वैल्यू क्या होगी, 1। Z की वैल्यू 1 होगी तो PV किसके बराबर आ जाएगा, PV आ जाएगा nRT के बराबर, ठीक है। और अगर Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है तो ये कौन सी गैस आ जाएगी, ये गैस आ जाएगी बेटा जी आपकी रियल गैस। इसको हम नॉन आइडियल कम ज्यादा बोलेंगे, रियल गैस।
ठीक है, रियल गैस में Z नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि PV इज नॉट इक्वल टू nRT होगा। तो PV नॉट इक्वल टू nRT है, तो ऑब्वियस है कि या तो nRT से ज्यादा होगा या nRT से कम होगा। तो कैन आई शिफ्ट द स्लाइड बेटा? Yes, ma'am. तो PV की वैल्यू या तो आपके पास ग्रेटर देन होगी nRT से, तो PV की वैल्यू nRT से ग्रेटर देन होगी, या PV ग्रेटर देन Z इंटू nRT है, तो PV बाई nRT ग्रेटर देन, या मैं इसको Z की फॉर्म में लिख देती हूँ, रुको। ठीक है, आप इसको Z की फॉर्म में लिख लो कि अगर आपके पास Z की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना, इसको इस हिसाब से सेट कर लेते हैं, ज्यादा आसान लगेगा आपको। Z इक्वल टू 1 है तो आइडियल, Z नॉट इक्वल टू 1 है तो रियल, और नॉट इक्वल टू में 2 केस है। तो 1 इज Z लेस देन 1, Z लेस देन 1 का नाम हो गया नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब हो गया कि गैस जो आपकी है वो मोर कंप्रेसिबल है। ठीक है, अब Z की वैल्यू जब ग्रेटर देन होगी तो वो कौन क्या हो जाएगा? दैट इज Positive deviation. deviation. Yes, absolutely correct. पॉजिटिव डेविएशन, तो इसका मतलब है गैस आपकी क्या है? लेस कंप्रेसिबल है। ठीक है, और इसका जब ग्राफ बना के देखा गया तो ग्राफ देखो इसका कुछ इस तरह से आता है। When we are going to form the graph between the one side, if we are taking the product of the pressure and the volume, second side we are taking the pressure, then this is the line, and here we are having the चलो डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, ग्रीन कलर से बना देते हैं कुछ गैसेस, और कुछ गैसेस बना देते हैं हम रेड कलर से। ठीक है, व्हाइट कलर वाली लाइन को कर देते हैं स्ट्रेट। लो जी, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। We can have this line as देखो ये वाली जो लाइन है ना व्हाइट कलर की, इसको हम Z इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। Z इज इक्वल टू 1 का मतलब कौन सी कंडीशन था? Z इज इक्वल टू 1 का मतलब है ये आइडियल वाली कंडीशन है। अब ये जो ग्रीन कलर वाली गैसेस है ना, इन दोनों गैसेस के नाम है, ग्रीन कलर से ही लिख देते हैं। ये अबव वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये वाली गैस का नाम है मीथेन। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन दो ऐसी गैसेस हैं जो व्हाइट वाली लाइन के ऊपर शो करती है, पीवी को जब पी से वेरी करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके लिए Z की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। और रेड कलर वाली गैस के लिए क्या करेंगे? रेड कलर वाली एक ही गैस शो कर देते हैं, उसके लिए आपके पास क्या आ गया? जस्ट अ मिनट, वेट 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 बेटा, मैं ये लेस कंप्रेसिबल थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ, इज इट ओके? आप लोगों ने नोट कर लिया इसको? Yes, ma'am. इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, फिर गैस के नाम एडजस्ट हो जाएंगे। कलर वेरी कर रहा है। ठीक है, इसको इसके साथ कर देते हैं, दिस इज द लेस कंप्रेसिबल। ठीक है, और यहाँ जो रेड कलर वाली गैसेस हैं उनके नाम है नेगेटिव डेविएशन वाली के, इनके नाम है CO एंड द CH4। और ग्रीन कलर वाली तो बहुत फेमस कॉमन गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड द हीलियम। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि कुछ गैसेस जो हैं आपकी पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी और कुछ गैसेस जो हैं वो आपकी नेगेटिव डेविएशन शो करेंगी। कुछ बातें मैं वर्बली बता देती हूँ, जैसे कौन सी गैस कैसी डेविएशन शो करेगी वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। और मोस्टली क्या होता है ना, मोस्टली में ये मैं मोस्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, मोस्टली क्या होता है, जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती है ना, जो लिक्विड में इजीली कन्वर्ट हो जाती है, मोस्टली इजीली लिक्विफेबल गैसेस, liquefiable and highly soluble gases,
ये दो तरह की जो गैसेस होती हैं ये शो करती हैं आपकी लार्जर डेविएशन, मतलब इनका z की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा डेविएट करती है, लार्जर डेविएशन। ठीक है। एंड CO एंड N जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करती है लो प्रेशर पे, और पॉजिटिव डेविएशन शो करती है हाई प्रेशर पे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि CO एंड O ये नेगेटिव डेविएशन कब शो करेंगी, जब आपके पास प्रेशर होगा लो, और पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी जब आपके पास, मतलब Z ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब आपके पास होगा हाई प्रेशर। ठीक है। चलिए, इसमें से यही पूछा जाता है नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशंस क्या है और किस पे डिपेंड करता है, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज अ वंडर वॉल्स इक्वेशन। दैट इज अ वंडर वॉल्स इक्वेशन। देखो, जैसे हमने रियल आइडियल गैस को बेटा एक इक्वेशन दी है ना, वैसे ही हम रियल गैसेस को भी इक्वेशन देंगे, और वो इक्वेशन भी आपकी आइडियल गैस से डेविएट होके ही बनी है, वंडर वॉल्स इक्वेशन। ठीक है। अब देखो क्या हुआ था, मैंने कंडीशंस क्या करी थी बच्चा, प्रेशर को इंक्रीज करा था, ठीक है, और वॉल्यूम को डिक्रीज करा था। ठीक है ना। अब देखो, प्रेशर को इंक्रीज करा तो P में समथिंग ऐड होगा, है ना, कुछ प्रेशर ऐड होगा। वॉल्यूम को डिक्रीज करा तो वॉल्यूम में से कुछ डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर में अगर कुछ ऐड करना है तो ऑब्वियसली मैथमेटिकली इतना तो हम समझते ही हैं कि प्रेशर में जो ऐड करेंगे वो प्रेशर का ही यूनिट रखेगा, और वॉल्यूम में जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो वॉल्यूम का ही यूनिट रखेगा, और ये इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, nRT के बराबर हो जाएगा। अब ये जो प्रेशर में टर्म प्रेशर की ऐड करी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n स्क्वायर के, मतलब नंबर ऑफ मोल्स के स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी वॉल्यूम के स्क्वायर के। तो इन दोनों को जब कंबाइन किया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय v स्क्वायर हो गया, और इस जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो हमारे पास A इंट्रोड्यूस हो जाता है, a n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। ये पूछ लेता बहुत बार, इसके यूनिट भी और इक्वेशन भी, इक्वेशन से काफी काम करवा लेता है। और ये जो आपको स्मॉल वॉल्यूम है, वॉल्यूम में से जो सब्ट्रैक्ट किया वो सिर्फ डिपेंड करता था नंबर ऑफ मोल्स पे, तो वॉल्यूम को आप प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यू कैन इंट्रोड्यूस हियर द कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज b। a इसमें कर दिया, b इसमें कर दिया। नाउ यू कैन यूटिलाइज these two values in the equation number 1. When you utilize these two values in the equation number 1, then what the type of the equation we are getting? We are getting P plus an square by v square v minus nb is equal to nRT, and this particular equation is called as a van der Waals equation of states of matter. van der Waals इक्वेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आपके पास क्या है, ये इक्वेशन आइडियल गैस से जब रियल गैस में ट्रांसफर हो रही है, तो कब ट्रांसफर हो रही थी, जब प्रेशर उस पर थोड़ा सा इंक्रीज किया गया तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली उसका डिक्रीज हो गया। तो प्रेशर जब उस पर बढ़ाओगे तो जो एक्सेस प्रेशर है, इसका नाम क्या है बच्चों, एक्सेस प्रेशर, जो हम गैस पे अप्लाई कर रहे हैं, और वॉल्यूम उसमें से कम हो गया तो वॉल्यूम को क्या बोलते हैं बेटा, रिड्यूस्ड वॉल्यूम, है ना। तो जब चेक किया गया तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे थे उसके स्क्वायर पे प्रेशर आपका चेंज हो रहा था। देखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके मोल्स बढ़ेंगे उसमें उतना प्रेशर पड़ेगा, और वॉल्यूम के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, तो इन दोनों के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। बाकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने ए लगाया है, और यहाँ पे ये सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता था वॉल्यूम। तो बी आपका, इसमें फैक्टर के मैं मीनिंग भी बता देती हूँ, जो बी आपका है उसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया ना रिड्यूस्ड वॉल्यूम, उसको बोला जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। ये एक्चुअली में होता है 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम। ये वैसे कोई पूछता नहीं है पर चलो, 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत बार आया क्वेश्चन, ये तो जेई में भी आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन टिल दिस इज एप्लीकेबल फॉर जेई 2, नहीं तो ज्यादा थ्योरेटिकल उनको पूछता है नीट वाले बच्चों को। तो ए क्या है बच्चों, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, magnitude of attractive forces between the molecules of gases, between the molecules of gases। अब देखो, ये molecules of gases में जो attractive forces है ये कब अराइज हुई, जब गैस आपकी क्या बन गई, रियल बन गई, क्योंकि आइडियल गैस में तो कोई भी फोर्सेस नहीं थी। तो ए एंड बी का मीनिंग पूछ लेता है,
ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. करेक्शन करी है, किसकी करेक्शन करी है? वॉल्यूम की और प्रेशर की। इस इक्वेशन की एक और फॉर्म है, वो एक और फॉर्म कुछ भी नहीं है, बस देखने का ढंग है। देखो v माइनस एन बी को इसके अपॉन ले जाओ। शिफ्ट करूं स्लाइड, फिर करके बताती हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है। p की वैल्यू अगर उस इक्वेशन से निकालोगे तो क्या करोगे? एन आर टी था ना, एन आर टी डिवाइडेड बाय v माइनस एन बी माइनस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन और फॉर्मेट में लिखी, उसी इक्वेशन को मैंने लिखा है, p की वैल्यू निकाली है उसी इक्वेशन में, ये सेम है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? ये जो आपकी दो टर्म्स है ना, ये है करेक्शन फॉर वॉल्यूम, ये v में माइनस v, ये करेक्शन फॉर वॉल्यूम है और ये करेक्शन फॉर द आपका प्रेशर वाला फैक्टर है। ठीक है, अब इसमें से कौन एक क्वेश्चन आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। पता लग गया सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी क्या है सब बच्चों को? ए क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखो पिछली स्लाइड में लिखा ना मैंने, ए क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो कि पहले क्या थी? एब्सेंट थी। कहाँ पे एब्सेंट थी बेटा? ये एब्सेंट थी इन द आइडियल गैस। और रियल गैस में जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, तो उसमें कुछ फोर्सेस यू कैन से अराइज हो जाती हैं, कुछ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस, ये उसका मेजर है। और बी क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का क्या मतलब है? पहले हम गैस का सारा वॉल्यूम कंसिडर कर रहे थे, जब हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो खाली वाला वॉल्यूम तो बाहर निकल गया। आपको पता है 4 टाइम्स एक्सेस हम यूज कर रहे थे पहले, तो 4 टाइम्स एक्चुअल वॉल्यूम उसने लिखा ना, एक्सक्लूड करना हमें टोटल में से। मतलब बहुत सारा, जितना गैस का एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, उसके 4 गुना वॉल्यूम खाली स्पेस थी। जब हम प्रेशर डालेंगे तो वो तो हट जाएगा। यस और नो? Yes, ma'am. ओके जी, ओके। इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस भी आपको बता देते हैं इस इक्वेशन की। इसमें ना एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही अप्लाई कर सकते हैं इसको भी। और ये भी बहुत हाई प्रेशर और बहुत लो टेम्परेचर, बहुत लो जब आपका टेम्परेचर होता है, उस पे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ बिहेवियर की। एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, explanation of behavior of real gases। इक्वेशन क्या थी बच्चों? आइडियल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी थी। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो तो कौन सी इक्वेशन है ये? Ideal gas equation. हाँ जी, आइडियल गैस इक्वेशन है। अब हम छोटा छोटा पॉइंट इसमें लिखते चलेंगे कि जब आपके पास हो मॉडरेट प्रेशर, एट द मॉडरेट प्रेशर, और हमने नंबर ऑफ मोल्स ले लिया है 1, नंबर ऑफ मोल्स मतलब 1 मोल, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? पीवी इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी। यानी कि ये जो आपका Z था, ये लेस देन 1 आएगा। यानी कि जब प्रेशर कम होता है तो कैसी डेविएशन आती है? नेगेटिव डेविएशन। ये मैंने कहाँ से निकाला है? ये मैंने रियल गैस इक्वेशन से निकाला है, वन डर वाल इक्वेशन से। तो इसका रिवर्स लेके चलेंगे। जब आपके पास हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर के केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी? वो पीवी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी। तो यानी कि Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1। कौन सी डेविएशन आ जाएगी? पॉजिटिव डेविएशन। आप इससे मत कंफ्यूज होना कि ये मैंने इक्वेशन कैसे लिखी, रुको मैं बताती हूँ अभी आपको। जब आपके पास मॉडरेट प्रेशर होता है या जब हाई प्रेशर होता है, लेट्स सी कैसे चेक किया। जब आपके पास हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर का मतलब क्या कि वॉल्यूम क्या होता है? जब हाई प्रेशर गैस पे अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। Decrease. हो जाएगा ना। हाँ, तो जब प्रेशर पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम का स्क्वायर भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये वाला फैक्टर हम उसमें से इग्नोर कर देते हैं फिर। ठीक है, तो इक्वेशन को फिर आपस में मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करके वो इक्वेशन बन जाएगी। इतनी डेरिवेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस एक लाइन याद रख लो कि Z लेस देन 1 होता है नेगेटिव डेविएशन मॉडरेट प्रेशर पे, और हाई प्रेशर पे आ जाती है आपके पास पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, अब लास्ट में इसमें 2 चीजें और बतानी है आपको बस। अच्छा, अब इसमें एक टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, बहुत ज्यादा अभी तक इसमें से नहीं आया है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस लिक्विफाई कैसे होती है? क्या लगता है आपको, गैस को लिक्विफाई करना कैसे? गैस लिक्विफाई होगी?
गैस को लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर अप्लाई कर दें, गैस लिक्विफाई हो गई? नहीं। मान लो आप बहुत हाई स्पीड पे कार चला रहे हो तो कोई भी व्हीकल चला रहे हो, एकदम से ब्रेक मारोगे तो क्या होगा? एकदम से ब्रेक मारेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी बेटा। तो Yes, ऐसे ma'am. Yes, गैस, ma'am. हाँ, एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत फास्ट स्पीड से मूव करते हैं। तो सबसे पहले गैस को क्या करना पड़ता है? स्लो डाउन करना पड़ता है उसके मॉलिक्यूल्स को। तो गैस पे प्रेशर अप्लाई तब करना है, सबसे पहले तो एक टेम्परेचर डिफाइन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर. Critical temperature is a temperature above which gas cannot be liquefied however high pressure is applied. तो liquefaction of gas के लिए सबसे important जो point है वो क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर. और क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलेंगे? द टेम्परेचर अबव विच, मतलब गैस का टेम्परेचर घटाते चलो, गैस का टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या घटेगी? काइनेटिक एनर्जी घटेगी कि नहीं घटेगी? Yes, ma'am. ठीक है ना? तो गैस का टेम्परेचर जब हम कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जब कम हो जाएगी तो गैस के मॉलिक्यूल जो है स्लो डाउन हो जाएंगे, उसके बाद आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगी. द टेम्परेचर अबव विच गैस cannot be liquefied however high pressure you apply. ठीक है? दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर. सबसे पहले क्या काम करना है? गैस को किस टेम्परेचर पे लाना है? क्रिटिकल टेम्परेचर पे. और क्रिटिकल टेम्परेचर का सिंबल है टी के पैर में सी. उसके बाद बेटा सेकेंड टर्म आती है फिर प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर. ठीक है? क्रिटिकल प्रेशर. अब क्रिटिकल प्रेशर क्या हो गया? द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर. द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर. जब गैस आपकी क्रिटिकल टेम्परेचर पे आ चुकी है तब जो प्रेशर अप्लाई करोगे वो क्रिटिकल प्रेशर है. तो तीसरा क्या हो गया बेटा? तीसरा क्या हो जाएगा? क्रिटिकल वॉल्यूम. तो क्रिटिकल वॉल्यूम किसको बोलेंगे? द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड द क्रिटिकल प्रेशर. तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, या बोल सकते हो ऑक्युपाइड बाय द गैस. ठीक है? गैस जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है क्रिटिकल टेम्परेचर पे और क्रिटिकल प्रेशर पे, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस at TC and PC at critical temperature and the critical pressure, that is called as a critical volume. तो this is called as a critical phenomena. तो थोड़ा बहुत समझ आया गैस को कैसे लिक्विफाई करते हैं? Yes, ma'am. सबसे पहले गैस के मॉलिक्यूल्स को स्लो डाउन करेंगे, एक ऐसे टेम्परेचर पे लाएंगे. अब उस टेम्परेचर से ऊपर अगर, मतलब वो एक मिनिमम टेम्परेचर मैंने सेट कर दिया, उस टेम्परेचर के बाद अगर हाई टेम्परेचर होगा उससे तो गैस लिक्विफाई कभी भी नहीं हो सकती. तो कम से कम उतना टेम्परेचर पे उसको एडजस्ट करना है पहले, वो एक मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे गैस के मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो जाएंगे. उसके बाद उस पर प्रेशर अप्लाई करके आप उसको लिक्विफाई करोगे. बस ये लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं क्रिटिकल फिनोमिना के. टीसी की जो वैल्यू होती है वो 8A डिवाइडेड बाय 27 RB होती है. इसको सिर्फ टिक लगाना आ सकता है, कभी भी आपको इसका कैलकुलेशन नहीं पूछेगा. PC इज इक्वल टू A अपॉन 27 B स्क्वायर होता है. देखो A और B तो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे ना कि गैस में कैसा आपके पास है, यू कैन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. VC है एक आपके पास 3B. सबसे ज्यादा ये आता है क्योंकि ये सबसे आसान फार्मूला है, इसलिए मैंने इसको स्टार और टिक दोनों लगा दिए. ये TC VC PC के फॉर्मूलाज हैं. और यहाँ पे एक आपके पास टर्म आती है बॉयल्स टेम्परेचर. Now what is that boils temperature, या boils temperature किसको बोलते हो? boils temperature एक ऐसा टेम्परेचर है ना जिसपे जो आपकी रियल गैस होती है वो आइडियल बिहेव करने लग जाती है. रियल गैस एग्जिबिट आइडियल बिहेवियर. तो जब रियल गैस आइडियल बिहेवियर लेने लग जाए, आने लग जाए उस पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? बॉयल्स टेम्परेचर. और बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू होती है TB विच इज इक्वल टू A अपॉन B इंटू R. RB या BR लिखो. तो दिस इज कॉल्ड एज अ बॉयल्स टेम्परेचर. ठीक है जी? Yes, ma'am. इसके साथ आपका गैसियस स्टेट कंप्लीट है. गैसियस स्टेट के बाद थोड़ा सा लिक्विड वाला पोर्शन है, दैट विल डू इन अ नेक्स्ट क्लास. अभी थोड़े से इसके पोल के क्वेश्चंस ले लेते हैं. ये चैप्टर में देखो
आपको कभी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल भी नहीं आता, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले की एप्लीकेशंस आती है। आपने देखा होगा मैंने चैप्टर में बहुत ज्यादा आपको फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन इसका लगता है, मतलब यू नीड नॉट टू गो फॉर द मच ऑफ द कैलकुलेशंस एज वेल एज मच ऑफ द कि इसमें से वैल्यू निकालो, दूसरे में सब्स्टिट्यूट, को इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। आपको डायरेक्ट फार्मूला आता है तो आप कर सकते हो, और कई तो आपको सीधा फार्मूला ही टिक लगवा लेता है। दिस इज इजी। चलो जल्दी से पोल ले लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन बच्चा जी लिखेंगे इसमें, फॉर द liquefaction of gas it has to be cooled to a temperature called, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए। ए इज द बॉयल्स टेम्परेचर, ये तो बस वो बच्चा नहीं आंसर देगा जिसने नहीं सुना है, जिसको टीवी बोलते हैं बच्चा। सेकेंड इज द इन्वर्जन टेम्परेचर बेटा, इन्वर्जन टेम्परेचर जिसको टी आई बोलते हैं। थर्ड इज द जिसको आप बोलते हो क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम टीसी बोलते हैं। फोर्थ इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट को थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, पढ़ नहीं पाओगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको बेटा जी सिंपल टी लिखते हैं। चलो जी, आई एम गोइंग टू जनरेट द पोल। चलिए, विजिबल है बेटा? यस मैम। मैंने कहा ना ये बच्चा वही नहीं बस आंसर दे सकता जिसने क्लास में सुना नहीं है, बाकी तो सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एवरीबडी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, हाफ भी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पोल में, इसका मतलब है बाकी बच्चों ने सुना ही नहीं है आंसर। देखो 8 स्टूडेंट है क्लास में जिन्होंने पता नहीं कैसे 1 और 2 ऑप्शन आंसर दिया है। आई डोंट नो, अभी अभी जस्ट फ्यू मिनट्स बैक बताया कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है। सेकेंड थिंग, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, अगर कर पाओ तो अच्छी बात है। अ सैंपल ऑफ गैस, अदरवाइज मैं सॉल्व कर दूंगी कोई बात नहीं। सैंपल ऑफ गैस occupies 100 ml at 27 degree centigrade beta and 740 mm of pressure. When the volume is changed to 80 ml to the 740 mm of mercury, pressure, the temperature will be, temperature of the gas will be, number A is, A option है बच्चा 21.6 degree centigrade, B option is 240 degree centigrade,
C option is minus 33 degrees centigrade, and the D option is 88 or 89.5 degrees centigrade. मैं खुद ही सॉल्यूशन बता देती हूँ इसका. चार्ल्स लॉ लगेगा बेटा V1 by T1 is equal to V2 by T2. So when you will solve them, then you will get the value of T2 minus of 33 degree centigrade. मुझे कैसे पता लगा बच्चों चार्ल्स लॉ लगेगा? बताओ तो. प्रेशर है कांस्टेंट. हाँ जी प्रेशर है कांस्टेंट. और ट्रिक ये थी कि जो आपका आंसर था दैट इज योर 240 केल्विन आता था सॉल्व करके, और डिग्री सेंटीग्रेड में ऑप्शन था, तो सी वाज ऑप्शन. So okay, this is all for today. In the next class, we are going to check out with the liquid state, and then we'll start with the S block. Okay. Yes, ma'am. So much. Bye bye. Take care. God bless you all. Good evening, ma'am. Thank you, ma'am. And thank you. Thank you, beta. Thank you.